नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होता है? तो नंबर्स मतलब संख्याएं जिसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चित्र शो किया हुआ है, 0 से जो लेफ्ट साइड में जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बीच में 0 और 0 से जो राइट साइड में जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना, जो कि प्लस में शो होती है। फिर सेकंड है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमने 11th-12th में पढ़ा होता है आयोटा के बारे में। आयोटा का वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। तो काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत हम आयोटा को लेते हैं। और तीसरा भाग है मिश्रित संख्याएं। तो मिश्रित संख्या मतलब कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण, है ना। मिश्रित जैसा कि नाम से ही हमको शो हो रहा है, तो 5 + आयोटा, ठीक है। इसके बाद हम मेन पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। हमें कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर वास्तविक संख्याओं के बारे में पूछता है, तो हम यहाँ वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या के 2 भाग है, पूर्णांक और दशमलव। तो पूर्णांक मैंने बताया था, 0 के इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। तो अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं पाई जाती है, क्या पाया जाता है? देखो, सबसे पहले आएगा प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है, +1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, मतलब +1, +2, +3 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर किसे कहते हैं? बस जो प्राकृत संख्याएं होती है उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है सामने, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। थर्ड है अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं, जिसे हम रूट संख्या भी कहते हैं, जिन्हें प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। ये कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये इन्फिनिटी तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरे का भाग न जाए। मतलब ये जो संख्याएं होती है इनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। इसके जो रूल्स है वो मैं आपको आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस सामने शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है, तो आगे इसके और डिटेल आपको मिलेगी, आप मेरे साथ बने रहिए। अगला है फोर्थ भाज्य संख्या है, जिन्हें हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, ये सभी भाज्य संख्या है, या जिन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं हम, है ना। अब देखिए, इसके कुछ रूल है। इसका मेन रूल क्या है कि इसकी मिनिमम जो फैक्टर्स नंबर होते हैं वो 3 होते हैं, मतलब 3 फैक्टर्स तो रहना ही चाहिए। इसके रूल्स भी आपको मैं अच्छे से इसके बाद में पढ़ाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये देखते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, और ये क्यों है नहीं है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि 2 जो है वो सबसे पहला, आखिरी, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के रूल्स के बारे में, है ना, कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कैसे और कब हो सकती है। देखिए, अभाज्य, सबसे पहले हम आएंगे अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या का सबसे मेन जो रूल होता है वो यही होता है कि वो केवल 2 फैक्टर अलाउ करता है, मतलब उसके ओनली 2 फैक्टर्स रहना चाहिए, ना 2 फैक्टर से उसके कम रहना चाहिए, ना 2 फैक्टर से ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे 2, तो 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि उसके कोई केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, ठीक है। 19 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि उसके कोई केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 19, है ना। 29 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि उसके भी 2 फैक्टर है, 1 और 29, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर रहना चाहिए। अब देखिए, अब इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती और भाज्य संख्या भी नहीं होती। तो अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इसका जो वो होता है, रूल होता है, वो क्या होता है कि केवल 2 फैक्टर अलाउ करता है, और जो एक होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं? केवल 1 फैक्टर होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात हम ये देखेंगे कि केवल 2 और 3 को जोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो 6 के +-1 के फॉर्म में होती है, और कुछ अपवाद भी है जो नहीं होती, पर मोस्टली जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 6 के +-1 के फॉर्म में ही होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ अभाज्य संख्या की, मतलब कितने नंबर से कितने नंबर्स के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 168 अभाज्य संख्या होती है। आपको कभी कभी ये पूछ सकता है कि 1 से 100 तक कितनी होती है? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। 1 से 51 तक कितनी होती है? 1 से 51 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक कितनी होती है? तो 15 भाज्य संख्याएं होती है।
अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए सबसे मेन रूल क्या होता है? सबसे मेन रूल ये होता है कि उसके मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे कि 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 4 का एक फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है और 4 भी फैक्टर होता है, मतलब उसके 3 फैक्टर है। मतलब मिनिमम फैक्टर जो होना चाहिए वो 3, मिनिमम मतलब कम से कम। और फिर अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे 12 के कितने सारे देखो, 12 एक का भी है, 2 का भी है, 3 4 6 12, है ना। तो इतने सारे फैक्टर है, तो मतलब ये शर्त नहीं है कि कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त ज़रूर है कि कितने, मतलब 3, ओनली 3 तो होना ही चाहिए, 3 तो होना चाहिए, उसके बाद फिर जितने भी हो, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको अभाज्य संख्याओं में भी बताया था कि एक जो है वो अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है, अब वैसे ही एक जो है वो भाज्य संख्या भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसका कारण आपके सामने है कि मिनिमम कितने फैक्टर्स मांग रहा है, ये 3 फैक्टर्स मांग रहा है, और एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है स्वयं एक, है ना। तो वो ये शर्त को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक भाज्य संख्या भी नहीं हो सकती। इसलिए एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। अब हम देखेंगे सहभाज्य संख्याओं के बारे में, को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका एचसीएफ 1 हो या फिर ओनली 1 कॉमन हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो एचसीएफ है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए, या फिर इनके बीच में ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, मतलब कि वो उसका मतलब दोनों का एक ही है। जैसे अपन एचसीएफ निकालते हैं तो गुणा करते हैं ना, जोड़े बनाते हैं, तो जैसे 2 संख्याओं का निकाल रहे हैं तो दोनों में सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, है ना, मतलब 1 नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो और ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देखो, 3 नीचे दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 2 और 3, तो 2 का हम जब एचसीएफ करेंगे तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, जब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सब दोनों का सिमिलर क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन आ रहा है 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर 14 और 22, तो 14 और 22 होगी क्या, 14 और 22 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 14 का जब हम एचसीएफ 14 का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 7 होता है, और 22 का निकालते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 11 होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 1 और 2 दोनों ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, है ना। और हमको रूल में क्या दिया हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारा फेल हो गया, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 14 और 23 दिया हुआ है, तो 14 का जब हम फैक्टर्स करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 7, और 23 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 23 इंटू 1। तो यहाँ पे फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या होगी। ऐसी एक एग्जांपल और है 3 और 103 का। तो 3 का करेंगे जब फैक्टर हम 3 इंटू 1 होगा, 103 का करेंगे तो 103 इंटू 1 होगा। अतः हमारे पास जो संख्या है 3 और 103, ये दोनों भी हमारी सहभाज्य संख्याएँ कहलाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, सहभाज्य संख्याएँ, इन के बारे में बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं के अगले भाग पर, अर्थात डेसिमल यानी दशमलव पर। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत दशमलव जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होते हैं, जो एक समय पर शांत हो जाते हैं। ऐसे अपन बोलने के लिए बोल सकते हैं, कैसे 0.5 भी शांत हो गया, एक पॉइंट पे जाके, वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। 0.64 शांत हो गया, मतलब कि वो 0.64 वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 64/100 लिख सकते हैं। फिर है 0.125, तो 0.125 का हम क्या लिख सकते हैं, 125/1000, ठीक है। अब ये कैसे हम ये कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे दशमलव के बाद जो संख्या, जितनी संख्या होती है उतने नीचे एक के बाद 0 लगता है, इसलिए। तो ये क्या होते हैं, ये शांत दशमलव हो जाते हैं। जैसे 1/2 इक्वल टू 0.5, ये क्या है, शांत है। अब अशांत दशमलव क्या होते हैं, तो अशांत दशमलव जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया 0.33333 इंटू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो जब हम 3 का भाग 1 में देंगे तो वो रिपीटिंग आते जाएगा, मतलब वो रिपीट होते जाएगा, इसलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो 0.33333 इन्फिनिटी तक आते ही जाएगा, खत्म होगा ही नहीं। अब देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग एंटिटी और नॉन रिपीटिंग एंटिटी। मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंटिटी का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो रिपीटिंग एंटिटी मतलब क्या होता है कि जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है, मतलब कि रिपीटिंग मतलब कि सिर्फ एक संख्या है, मतलब जैसे एक ही संख्या रिपीट होगी, जैसे 0.33333 इंटू ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम क्या होता है, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद 0.123, तो हम क्या करते हैं, 0 यानी कि 1 जिसके ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.123, फिर 0.123 ये, है ना। उसके बाद 0.56
और ये 0.565656 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है नॉन रिपीटिंग एंटिटी, है ना। तो उसमें कौन सा आएगा, उसका एग्जांपल होगा 0.67135492, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जो रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, वो सुंदर दिखते हैं, मतलब कि एक वर्ड रिपीट हो रहा है वो अच्छे दिखते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कुछ भी लिखे रह सकते हैं, जैसे कि 0.67135492 कुछ भी लिखा रह रहा है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब कि ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे हम परिमेय संख्याओं के ऊपर। तो परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पी अपॉन क्यू कहने का तात्पर्य है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा हुआ है 3/4, 5/6, 11/5, 4/1, ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो वे संख्याएं तो जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो तो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जिन्हें पी और क्यू के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है √2 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम इसका, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1.414, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर √3 इक्वल टू 1.732 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है इसको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई के मान को अभी तक लगभग सब लोग ये जानते हैं कि उसका मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता है। 22/7 पाई का मान जो 22/7 होता है वो लगभग मान होता है उसका एक्यूरेट मान क्या होता है, उसका एक्यूरेट मान होता है 3.1415 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये जो लगभग मान है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका जो मान होता है वो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।